दिस इज आदित्य जोशी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू हैंडल आकाश, कोटा, एलन या तुम्हारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मॉक टेस्ट, और तुम्हारे मॉक टेस्ट में कैसे रिजल्ट आ रहे हैं उनका क्या मतलब तुम समझ सकते हो, किस तरीके से तुम्हें इंप्रूव करना है और कैसी मेंटालिटी लेके तुम्हें चलना है। तो देखो, अब नीट पास आता जा रहा है। मॉक टेस्ट अगर तुम स्टार्टिंग से लेते, ईयर की स्टार्टिंग से, तो 3 टाइप के मॉक टेस्ट मोस्टली मैंने देखे हैं जो ये इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। अब हो सकता है हर कोई ना कराता हो, लेकिन मोस्टली यही टाइप के होते हैं मॉक टेस्ट। पहला होता है जो कि चैप्टर वाइज होता है, जिसमें एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब एक चैप्टर का अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो नेचुरल बात है क्वेश्चंस विल बी डिटेल्ड, डीप क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ जा रहे हैं तो इसका मतलब वो चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स में रेडी है, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है, और हो सकता है उसमें उतने रिवीजन की जरूरत ना हो, उसको इतना रिवाइज करने की जरूरत ना हो, जो कि अच्छी चीज है। बुरी चीज क्या है? बुरी चीज ये, क्योंकि डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कभी कभार ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस भी उठा लेते हैं वो लोग। अब ऑफ टॉपिक क्वेश्चन सही करने के चक्कर में बच्चे बाहर बाहर का पढ़ते हैं, जिससे एनसीईआरटी से फोकस हटने लग जाता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, मॉक टेस्ट जो होते हैं, वो ये होते हैं जिसमें ग्रुपिंग होती है। जैसे कि अगर बायो की बात करें तो वो पूरा एनिमल किंगडम हो गया, या फिर क्या कहते हैं, जेनेटिक्स वाले सारे चैप्टर एक साथ उठा लिए है ना, जिसमें बायोटेक के भी क्वेश्चन आ गए और मॉलिक्यूलर बेसिस के भी आ गए, इनहेरिटेंस के भी आ गए, सारे क्वेश्चंस आ गए। तो कुल मिला के ऐसे ग्रुपिंग वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूं बजाय कि इंडिविजुअल चैप्टर्स के, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होता है जो एक दूसरे से रिमोटली कनेक्टेड होता है वो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब क्योंकि ग्रुपिंग के साथ हो रहा है तो टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन क्वेश्चंस हर टॉपिक से उठाएंगे वो। तो इससे क्या होता है, इससे तुम्हें एक फेयरली इनफ आइडिया हो जाता है कि हाँ यार, इस यूनिट से मेरे को इतना ही आता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि चैप्टर के बाद तुम्हें कौन सी यूनिट पे ध्यान देना है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है क्योंकि अब तुम्हारा थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट आ गया, तो कभी कभार बच्चे उतना डीपली हर चैप्टर को नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो तुम्हारी गलती है। तुम्हें हर चैप्टर को डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो तुम्हें रिवीजन की जरूरत है। लास्ट जो टॉपिक होता है, लास्ट जो तरीका होता है जिससे वो क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज फुल सिलेबस। जैसे कि बायो का कंप्लीट हो गया, फिजिक्स का कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, एंड नीट के पेपर की तरह ही वो रीशफल करके, जंबल करके खुद से पेपर बनाते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, अगर तुम खाली बायो का ही पेपर दे रहे हो जिसमें फुल सिलेबस आ रहा है, तब भी तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है। और इससे बेटर रहता है कि जब तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के कंबाइंड पेपर एक साथ दो, नीट पैटर्न बेस्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि पहली बात, तुम्हारी सिटिंग इंप्रूव होगी, सिटिंग हैबिट इंप्रूव होगी। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी ऐसा था, जिनको अगर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछो या 3-4 चैप्टर से क्वेश्चन पूछो तो वो कर लेते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनका माइंड पहले के 1-1.5 घंटा बहुत अच्छे से, बहुत शार्पली चलता था, लेकिन फिर थकान होने लग जाती थी। तो अगर कोई भी पेपर 1-1.5 घंटे का होता था, हम बढ़िया कर लेते थे। लेकिन जैसी 3 घंटे की सिटिंग वाले पेपर आने लग जाते थे तो कहीं ना कहीं बेचैनी होने लग जाती थी, माइंड यहाँ वहाँ डोलता था। तो इसलिए ये वाले टाइप के जो पेपर होते हैं ना, जो फुल सिलेबस होते हैं, नीट के पैटर्न पे बनाए जाते हैं, मैं ये बहुत प्रेफर करता हूं। अब इनको सॉल्व करते हुए तुम्हें क्या ध्यान में रखना है? पहली बात, अगर तुम्हें लगता है कि ये लोग बाहर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, स्टिल तुम्हारे अच्छे नंबर आ पा रहे हैं, तो दैट मीन्स तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन है। दूसरी बात, सिटिंग हैबिट अगर तुम तमीज से कर पा रहे हो, और जैसा तुम्हारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है, जो कि मोस्टली बच्चों की होती है कि बायो पहले सॉल्व करनी है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। बायो पहले सॉल्व करो, और बायो तुम 45 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो, ताकि फिजिक्स, केमिस्ट्री में तुम रिमेनिंग टाइम डेविएट कर सको। तो इसका मतलब तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि हाँ, जिस स्ट्रैटेजी को मैं लेके चलने वाला हूं एक्चुअल पेपर में, वो वर्क करती है। तीसरी बात, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी स्टैंडिंग क्या है बाकी बच्चों के हिसाब से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बगल में तुम्हारा दोस्त जो बैठ के नीट देगा वो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर ही होगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यार, मेरी एज के बाकी कॉम्पिटिटर्स या मेरे बैच के, मेरे ईयर के बाकी कॉम्पिटिटर्स में वेयर डू आई स्टैंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम ज्यादा काम कर सको, कम काम कर सको। अब भैया, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कोई भी इंस्टीट्यूशन में से ज्वाइन नहीं किया लेकिन मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं। तो व्हेन इज द आइडियल टाइम टू गिव मॉक टेस्ट, है ना? आप कंसिडरिंग अब ऑलमोस्ट 4 महीने बचने वाले होंगे नीट के लिए, 7 मई को नीट है,
तो मॉक टेस्ट कब दिया जाए भैया? तो अभी से मॉक टेस्ट देना चालू कर सकते हो तुम, लेकिन एक गोल्डन एडवाइस ये है कि नीट के पेपर से 20-25 दिन पहले रोक देने हैं मॉक टेस्ट देने। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, है ना, अगर तुम 20 दिन पहले मॉक टेस्ट, चलो सपोज नीट का पेपर 7 मई को है, 1 मई को तुमने कहा यार एक मॉक टेस्ट और दे देते, तुमने 1 मई को एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें तुम्हारे नंबर आ गए 350, तुमने एम किया था 650 का, क्या मॉरल नहीं टूट जाएगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाने लगेगा? तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। तो इसलिए तुम्हारी जितनी अच्छी प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया, कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन तुम 15 से 20 दिन पहले रुक जाओगे। उससे पहले दो जितने मॉक टेस्ट देने। एक समय आ गया था जब मैं एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहा था, दैट मीन्स 6 घंटे की सीटिंग तो वहीं हो गई थी। लेकिन वो कब कर रहा था? जब मेरा पूरा रिवीजन हो चुका था, मेरा पूरा एनसीईआरटी पढ़ चुका था और मैं बाहर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा चुका था। एक और प्रो टिप दे देता हूं कि मॉक टेस्ट में अगर वो बाहर के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं तो उनको एक्सेल करने के लिए बाहर के टॉपिक्स के पीछे नहीं भागना है, हमको एनसीईआरटी बेस बना के रखना है। ये गलती मैंने करी थी जब मैंने ट्रूमैन जैसी किताबें पढ़नी चालू कर दी थी, ताकि मैं बाहर के टॉपिक्स और बाहर के क्वेश्चंस को ठीक कर सकूं। देखो मुझे ऐसा लगा था कि जब आपको 650 प्लस लाने होते हैं नंबर एक्चुअल नीट के पेपर में, तो देयर आर वेरी लिटिल चांसेस ऑफ फेलियर, है ना। एक बफर पीरियड होता है ना, एक बफर जोन होता है कि कितने क्वेश्चंस मैं छोड़ सकता हूँ, कितने क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूँ, कितने क्वेश्चन मैं गलत कर सकता हूँ। तो जब आपको 650 प्लस का एम होता है तो ये सब बहुत कम हो जाता है। तो आई थॉट कि मैं कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकता हूँ, और अगर बाहर से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, क्योंकि एनसीईआरटी मुझे बहुत बेसिक किताब लग रही थी फर्स्ट नीट के समय, तो मैंने बाहर का बहुत पढ़ा था और वही मेरी डाउनफॉल थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा बाहर का बहुत ज़्यादा मत पढ़ना, एनसीईआरटी बेस बना के रखना है, एनसीईआरटी बेस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन पेपर देते रहो, जितने ज़्यादा दे सकते हो देते रहो। हर इंडिविजुअल चैप्टर के अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो लगाओ, दबा के लगाओ। ऐसे क्वेश्चंस लगाने हैं कि आपको हर क्वेश्चन के आंसर के पीछे रीज़न पता हो कि हाँ ये गलत था तो क्यों था, ये सही था तो क्यों था। ये सब करने के बाद एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आप 650 प्लस नंबर नीट 2023 में ला पाओगे। देयर इज स्टिल टाइम। अब फोकस मोड ऑन कर दो और सारी डिस्ट्रैक्शंस को कुछ समय के लिए हटा दो। दैट्स इट। थैंक यू।